Hello students, today we are going to start a new topic related to genetic engineering, that is the gene therapy. At first we have to understand what is the mean of the gene therapy. What is the mean of gene therapy? This name is formed by the two letters, the gene and the therapy, and we all know that what is the mean of the gene. Gene is a particular segment of the DNA which control a specific trait. हम कहते हैं डीएनए का वो विशिष्ट खंड जो किसी न किसी एक लक्षण का निर्धारण करता है उसे हम जीन कहते हैं. डीएनए का वो एक छोटे से छोटा खंड या सेगमेंट विच कैन कंट्रोल ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रेट दैट इज कॉल्ड एज द जीन. ये हम सभी ने पढ़ा हुआ है जीन क्या होता है. और यहाँ पे इसके साथ में नाम क्या है, थेरेपी. थेरेपी का मतलब होता है उपचार करना. पहले मैं टाइटल लिखता हूँ फिर हम उसके शब्दों को समझते हैं. बहुत ही आसान टॉपिक है और आप इजीली समझ पाएंगे. द टॉपिक इज टुडे द टॉपिक इज जीन थेरेपी. यहाँ पे अपने टाइटल लिख देते हैं जीन थेरेपी. जीन थेरेपी. तो थेरेपी जो वर्ड है, थेरेपी वर्ड को सरल भाषा में कहें तो उसको कहता है उपचार करना या ट्रीटमेंट करना. उपचार करना या ट्रीटमेंट करने को हम बोलते हैं थेरेपी. जैसे एग्जांपल देखिए, कुछ शब्दों को समझिएगा पहले. फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज से जो थेरेपी की जाती है उसे बोलते हैं फिजियोथेरेपी. फिजिकल एक्सरसाइज से जो थेरेपी की जाती है, आपने देखा क्रिकेट के मैच में, क्रिकेट के ग्राउंड में बहुत सारे जब खिलाड़ी खेलते हैं और कई बार उसके पैरों में मोच आ जाती है, क्रैम्प आ जाता है, तो एक डॉक्टर आता है ग्राउंड में दौड़ करके और उसके बाद में उस खिलाड़ी को थोड़ी एक्सरसाइज कराता है और उसके बाद वो खिलाड़ी दौड़ने लग जाता है. ये जो थेरेपी है वो एक्सरसाइज के थ्रू है, फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू है. तो फिजिकल एक्सरसाइज से जो थेरेपी होती है उसको हम बोलते हैं फिजियोथेरेपी. सिमिलरली द कीमोथेरेपी. आपने कैंसर के रोग के बारे में देखा है कि केमिकल से ट्रीटमेंट करते हैं. कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी थेरेपी बाय द केमिकल्स है, बाय यूजिंग द केमिकल, दैट इज कॉल्ड एज द कीमोथेरेपी. Similarly here the word is gene therapy. Gene therapy, what is the means of gene therapy? Gene therapy means just similar to the chemotherapy, the therapy जो कि केमिकल से होती है. फिजियोथेरेपी जो थेरेपी जो कि फिजिकल एक्सरसाइज से होती है. द जीन थेरेपी वो थेरेपी जो कि जीन से होती है, जीन के रिप्लेसमेंट से होती है. समझे बात को? जीन के रिप्लेसमेंट से जो थेरेपी हो रही है उसे जीन थेरेपी कहते हैं. तो फिर जीन थेरेपी क्या काम आएगी? हम जानते हैं कि हमारे अंदर एक विशिष्ट प्रकार के, जैसे जितनी प्रकार की बीमारी होती है दो प्रकार की होती है. एक होती है वो बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है. The one kind of the disease or the ailment which is unable to transfer from one generation to the another, that kind of disease is called as non-inherited disease. वो बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती हैं उसे हम अवंशानुगत बीमारियां कहते हैं. और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बीमारियां क्यों नहीं जाती है? क्योंकि उनका कंट्रोल जीन के द्वारा नहीं है. जीन्स की वजह से वो बीमारियां नहीं हुई है, इसलिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड. दूसरी टाइप की वो डिजीज होती है जो डिजीज का कारण ही जीन्स है. समझिएगा, जब बीमारी का कारण ही जीन हो तो उसे हम जेनेटिकल डिजीज बोलते हैं. बीमारी का कारण जीन होता है तो उसे हम जेनेटिकल डिजीज कहते हैं. एंड जेनेटिकल डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय द मीन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम. अगर किसी मेल में, नर में कोई बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी, तो स्पर्म के थ्रू वो नेक्स्ट पीढ़ी में चली जाती है. अगर फीमेल में कोई बीमारी है तो अंडे के थ्रू, ओवम के थ्रू वो नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है. तो हम ये कह सकते हैं कि वो सभी प्रकार की डिजीज जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जाती है उसे हम वंशानुगत बीमारियां कहते हैं. इनहेरिटेड डिजीज कहलाती है. The disease which is transmitted from one generation to another by the mean of the genes, such kind of disease is called as inherited disease. आपने कुछ नाम सुने हुए? हीमोफीलिया एक बीमारी होती है जिसमें थोड़ा सा कट लग जाए तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं बनने से रक्त लगातार बहता रहता है. कंटिन्यूसली ब्लीडिंग इज टेकिंग प्लेस इन द हीमोफीलिया कंडीशन. सिमिलरली आपने नाम सुना हुआ है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता. हिंदी में कहता है वर्णांधता. ए पेशेंट इज अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द ग्रीन एंड द रेड कलर. तो वर्णांधता कहते हैं, उसको दिखाई देता है लेकिन वर्ण कलर
कलर के प्रति ब्लाइंडनेस है। इस तरीके से कोई बीमारी आ जाए तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एक और बीमारी का नाम बताता हूँ, उसे कहते हैं एल्बिनिज्म। कुछ लोग आपने देखे हैं, कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं, बाल वाइट है, स्किन का कलर वाइट है, ऐसी बीमारी को एल्बिनिज्म कहते हैं। और वो एल्बिनिज्म जो रोग है एक एंजाइम की कमी की वजह से होता है। और वो एंजाइम कौन बनाता है? एक जीन, यानी कि जीन में डिफेक्ट था, उससे वो एंजाइम नहीं बना। और जब वो एंजाइम नहीं बना तो स्किन में मेलेनिन पिगमेंट नहीं बने, जो स्किन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट्स होते हैं, मेलेनिन है। और वो जो पेशेंट है वाइट कलर का रह गया, एल्बिनो कहते हैं ऐसो को। यानी कि वो सभी प्रकार की बीमारियां जो आनुवंशिक होती है और जन्मजात होती है तथा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, उनका ट्रीटमेंट जिस थेरेपी से करते हैं उसे हम बोलते हैं जीन थेरेपी। मेरे ख्याल से आप चीज़ों को समझ पाएंगे इन एग्जाम्पल से। एक नाम सुना है आपने, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक बीमारी का प्रकार। इनबॉर्न शब्दों को समझें, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे ऑब्जेक्टिव। इनबॉर्न जन्मजात, बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना, इनबॉर्न जन्मजात। एरर, एरर का मतलब होता है कमियां। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में जो जैव रासायनिक क्रियाएं चलती है उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द मेटाबॉलिज्म। इफ द मेटाबॉलिज्म इज डिफेक्टिव ड्यू टू द error in the genetics, such kind of the disease is called as inborn error of metabolism। तो जन्मजात त्रुटियां हुई, हेमोफीलिया होगी, कलर ब्लाइंडनेस होगा, एल्केप्टोन्यूरिया, बहुत सारी ऐसी बीमारी है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, जो बच्चों में जन्मजात होती है एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सच काइंड ऑफ डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय द जीन थेरेपी। अब जब आप सोचें, जब प्रॉब्लम किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। आप समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने कहा कि ये सारी बीमारियां किसकी वजह से हो रही है? These all diseases, the main reason of this all diseases is the genes। यानी हम ये कहें कि किसी एनिमल में, किसी पेशेंट में कोई पर्टिकुलर जीन जो एंजाइम बनाने वाली थी, वो जीन डिफेक्टिव हो गई तो वो एंजाइम नहीं बनेगा, बीमारी उत्पन्न हो गई। अब हम क्या करें? उस जीन को हटा दो, नई जीन लगा दो, रिप्लेसमेंट ऑफ ए फंक्शनल जीन इन प्लेस ऑफ डिफेक्टिव जीन। किसी डिफेक्टिव जीन, रोग कारक जीन को हटा दो, है ना, या हम ये कहते हैं डिफेक्टिव जीन को हटा दो और वहां नई जीन को इंट्रोड्यूस कर दो, तो क्या होगा? बीमारी की प्रॉब्लम सॉल्व, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी नहीं। या हम ये कह दें कि कोई ऐसी जो जीन है वो अपना काम ही नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो एंजाइम नहीं बन रहा है, आप रिप्लेसमेंट कर दें। हीमोफीलिया एक पर्टिकुलर जीन से होता है, उस जीन को निकाल दो, हीमोफीलिया जड़ से समाप्त हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द मेन रीजन ऑफ द हीमोफीलिया एंड द कलर ब्लाइंडनेस इज ए रेसेसिव जीन। एक अप्रभावित जीन के कारण से ये रोग होते हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। अगर हम उस जीन को ही हटा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यानी हम ये कहें कि किसी नई जीन के ट्रांसप्लांटेशन या इंजर्शन ऑफ ए न्यू जीन इनटू द पेशेंट और द रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव जीन फ्रॉम द पेशेंट, सच काइंड ऑफ थेरेपी इज कॉल्ड एज द जीन थेरेपी। कुछ है ही नहीं, नाम खुद ही सब कुछ बता रहा है। द जीन थेरेपी, द थेरेपी किसके ऊपर कर रहे हैं? जीन के रिप्लेसमेंट के द्वारा। डिफेक्टिव जीन को हटा के न्यू जीन को लगाना या डिफेक्टिव जीन का केवल रिमूवल कर देना, जीन थेरेपी हो गया। ये है बेसिक प्रिंसिपल है जीन थेरेपी का। अभी हम देखते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जीन थेरेपी का मतलब क्या हुआ? द टेक्निक ऑफ जेनेटिकल करेक्शंस। हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि ये जीन थेरेपी का मतलब क्या हुआ? हम ये कहते हैं ये क्या है? ये है टेक्निक। ये टेक्निक किस चीज की है? टेक्निक ऑफ जेनेटिकल करेक्शंस। जेनेटिकल करेक्शन, हमारे जीन्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उसको उस टेक्निक जिससे उस जीन्स में करेक्शन कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीन थेरेपी बोलते हैं। करेक्शन किया जाता है, जीन्स के अंदर किया जाता है। हम कह सकते हैं जेनेटिकल डिजीज, पहले हम कहते थे इसका उपचार नहीं हो सकता, अब हम कह सकते हैं उपचार हो सकता है। जेनेटिकल डिजीज कैन बी क्योर्ड। सच डिजीज, जेनेटिकल डिजीज कैन बी क्योर्ड, कैन बी क्योर्ड। इसका उपचार किया जा सकता है। और हम इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया
या तो हम कर दें डिफेक्टिव जीन को हटा दें या नॉन फंक्शनल जीन का रिप्लेसमेंट कर दें। हमारे पास दो रास्ते हैं, तो यहीं पर मैं मेंशन कर लेता हूं, साथ साथ में आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। हमने कहा हमारे पास में इसके दो रास्ता है। पहले क्या है, हम या तो ये कर दें रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव जीन। कोई पर्टिकुलर जीन है उसको हम रिमूव कर दें, रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव जीन। और इससे हम किसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं हीमोफीलिया का, कलर ब्लाइंडनेस का। एग्जाम्पल साथ में लिख देते हैं अपने, इससे हम किसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं इसका एग्जाम्पल, जैसे कि हीमोफीलिया और हम बात कर रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये जो डिजीज होती है वो एक पर्टिकुलर जीन के कारण से होती है, वो जीन ही हटा देंगे तो बीमारी हट जाएगी। रिमूवल ऑफ द डिफेक्टिव जीन, रिमूवल ऑफ हम कहते हैं द रिमूवल ऑफ दैट जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज। और हम क्या कर सकते हैं, सेकंड हमारे पास में रास्ता रहता है रिप्लेसमेंट कर देना, रिप्लेसमेंट कह दें, या हम कहते हैं इंजर्सन कह दो। इंजर्सन, अगर कोई जीन है ही नहीं तो उसको इंजर्ट कर दो, खराब है तो रिप्लेसमेंट कर दो। इंजर्सन ऑफ जीन, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, अगर कोई जीन नहीं है तो इंजर्ट कर दो, और डिफेक्टिव है तो उसको रिप्लेस कर दो, तो भी इस डिजीज का आप हटा सकते हैं, डिजीज को क्योर कर सकते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे दो डिजीज के बारे में। एक डिजीज होती है उसे बोलते हैं ADA, एडिनोसिन डीएमिनेज, इसकी डिटेल आएगी अलग से, वीडियो और है। और उसके अलावा हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये दोनों जो डिजीज होती है वो डिफेक्टिव जीन की वजह से होती है ना। डिफेक्टिव जीन है और डिफेक्टिव जीन की वजह से एंजाइम से नहीं बन पाता है। डिटेलिंग क्या है, इन दोनों की अलग अलग वीडियो आएगी। ADA कैसे होता है, इसका उपचार कैसे होता है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस का उपचार कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, इनकी दोनों की अलग अलग वीडियोज आएगी, उसमें हम डिटेल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देयर आर टू वेज to cure a genetical disease. The first is the removal of the defective gene, the gene which is responsible for that particular disease. If we remove that gene, in that condition, the hemophilia and color blindness like the disease are permanently cured. Replacement and insertion of gene, if there is an absence of a gene that transcribed and translated into the particular protein, that is the enzyme, such kind of disease can be cured by the insertion of a particular gene. और या रिप्लेसमेंट कहते हैं, अगर डिफेक्टिव जीन है तो आप डिफेक्टिव जीन को हटा दें, फंक्शनल जीन को लगा दें, रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। इन्हीं से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और कुछ करना भी नहीं है। हम कहते हैं कि हीमोफीलिया का जो जीन थेरेपी से कैसे आपको क्योर किया, हमने कहा रिमूव कर दिया डिफेक्टिव जीन को। इनका कैसे ट्रीटमेंट किया, रिप्लेसमेंट ऑफ द फंक्शनल जीन, रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन फंक्शनल जीन फ्रॉम द बाय द फंक्शनल जीन है, तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने क्या कहा, इसको थोड़ा सा डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे। ये एक पर्टिकुलर DNA है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर DNA है, और इस DNA में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये है डिफेक्टिव जीन। ये क्या है, ये है डिफेक्टिव जीन है। और ये डिफेक्टिव जीन है किसकी है, पेशेंट की बात कर रहे हैं। ये पेशेंट का DNA है, पेशेंट, ये है पेशेंट का DNA। और इस पेशेंट के DNA में आप क्या देख रहे हैं, ये वाला पार्ट एक डिफेक्टिव जीन है और ये DNA का सेगमेंट ही होता है। तो ये जीन अपना इफेक्ट कैसे शो करेगी, सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ है इस DNA जो डिफेक्टिव जीन है, तो उससे जब mRNA बनेगा तो mRNA भी कैसा हो जाएगा, mRNA भी डिफेक्टिव रह जाएगा, है ना। जब जीन डिफेक्टिव है तो उससे बनने वाला जो mRNA होगा वो भी क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। और जब mRNA डिफेक्टिव होगा तो इससे जो प्रोटीन बनेगी, जब mRNA ही डिफेक्टिव होगा तो यहाँ पे जो हम कहें प्रोटीन बन रही है, ये वाली प्रोटीन, ये प्रोटीन है, ये कैसी हो गई है, नॉन फंक्शनल है,
नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल, हम ये कह सकते हैं कि ये कोई क्या था, एक एंजाइम था, ये कोई एंजाइम था, अब वो कैसा रह गया, इनएक्टिव रह गया है, ये एंजाइम क्या है, इनएक्टिव हो गया। दोबारा देखें, किसी पेशेंट में जो डीएनए है उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू सिंथेसाइज ए पर्टिकुलर एंजाइम, ये डीएनए का जो पर्टिकुलर खंड है जिसको हम जीन बोलते हैं, ये डिफेक्टिव जीन है। इस डिफेक्टिव जीन से क्या हुआ, एमआरएनए क्या हुआ, डिफेक्टिव बना, और इससे जब प्रोटीन बनी तो वो डिफेक्टिव बनी, और वो प्रोटीन क्या थी, एंजाइम। जब एंजाइम डिफेक्टिव है तो वो काम नहीं कर पाएगा, तो इनएक्टिव है। और जब एंजाइम काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, आप जानते हैं एंजाइम्स का काम क्या होता है, किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करना। एंजाइम्स होते हैं उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक के समान काम करते हैं। अगर एंजाइम है वो निष्क्रिय हो जाएगा तो आपको पता है जो केमिकल रिएक्शन है वो ब्लॉक हो जाएगी। यानी कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और सबस्ट्रेट से ये एंजाइम क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। और जब ये एंजाइम इनएक्टिव रह जाएगा तो ये प्रोसीजर क्या हो जाएगा, ब्लॉक, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये प्रोसीजर ब्लॉक हो गया तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। ये है मैकेनिज्म। मतलब हम ये कहते हैं कि जो डिजीज है, हमने कहा पहले आनुवंशिक रोग उत्पन्न कैसे होते हैं, जब कैसे उत्पन्न होते हैं वो पता चलेगा तब हम उसके समाधान की बात करेंगे। तो जेनेटिकल डिजीज के जो मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है, ये हमने बताया मैकेनिज्म है। किसकी मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है मैकेनिज्म ऑफ, हम कहते हैं जेनेटिकल डिजीज। जेनेटिकल डिजीज, ये जेनेटिकल जो डिजीज है इनके उत्पन्न होने का कारण क्या है, ये हमने यहाँ पे बताया। जब हमें रीज़न पता होगा तो हम उसका समाधान कर पाएंगे। तो हमने कहा कि ये पेशेंट का डीएनए, देखिए दोबारा बीमारी कैसे हुई, ये पेशेंट का डीएनए है, डीएनए में एक जीन थी जो कि डिफेक्टिव हो गई थी, और उस जीन से जब आरएनए बनेगा, कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आप सभी जानते हैं कि जीन से जब आरएनए बन रहा है तो प्रोसीजर कौन सा होता है, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन से बन गए आरएनए, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो प्रोसीजर का नाम हो जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। तो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन, दिस डिफेक्टिव जीन इज एक्सप्रेस्ड इनटू ए नॉन फंक्शनल प्रोटीन दैट इज एन एंजाइम। ये नॉन फंक्शनल है इसलिए इनएक्टिव हो गया, निष्क्रिय हो गया है, अब ये एंजाइम काम नहीं करेगा। सो क्या होगा, दिस एंजाइम इन अनेबल टू कैटालाइज ए पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन। ये एंजाइम अब एक जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने में असक्षम हो गया। अब सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में रूपांतरण नहीं होगा। सबस्ट्रेट इज कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट बाय द इनएक्टिवेशन ऑफ दैट एंजाइम। सो ये जो जैव रासायनिक क्रिया है वो ब्लॉक हो गई है, द ब्लॉकेज ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन। और जब ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो बीमारी हो गई। तो इस तरीके से ये सारी डिजीज होती है, जेनेटिकल डिजीज होने का कारण मैंने बताया आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इसका समाधान कैसा करें। समाधान आपके सामने पहले से ही पड़ा है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने कहा इस बीमारी के बनने का कारण क्या है, व्हाट इज द बेसिक रीजन, द मेन रीजन ऑफ दिस जेनेटिकल डिजीज, द रीजन इज द डिफेक्टिव जीन। तो हमें ट्रीटमेंट कहाँ करना है, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं करना, इसके रूट पे जाना है। व्हाट इज द रूट ऑफ दैट जेनेटिकल डिजीज, द रूट इज द डिफेक्टिव जीन। हम क्या करें, इस जीन को हटा दो और यहाँ पर नई जीन का रिप्लेसमेंट कर दो, है ना। ओके, व्हेनेवर वी रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन बाय ए नॉर्मल फंक्शनल जीन, तो क्या होगा, फिर एमआरएनए नॉर्मल बन जाएगा, फंक्शनल रहेगा, प्रोटीन भी फंक्शनल होगा, बायोकेमिकल रिएक्शन हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही तो हमने बताया यहाँ पर काम किया है। अगर हीमोफीलिया की बात करूँ, अगर ये जीन है हीमोफीलिया की डिजीज जनरेट करती है, डेवलप करती है, तो ये जीन को हटा दो, प्रॉब्लम सॉल्व। कलर ब्लाइंडनेस है, डिफेक्टिव जीन है, हटा दो, प्रॉब्लम सॉल्व।
अगर बीमारी है एडीए, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, जीन काम नहीं कर रही है प्रॉपरली, एक एबनॉर्मल प्रोटीन बना रही है, अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करें कि इसका रिप्लेसमेंट कर दें। यही मैंने आपको बताया, दीज आर द 2 basic principles of curing a genetical disease, that are the removal of the defective gene and the replacement or the insertion of a functional gene। ये है बात हमारे पास में। सॉल्यूशन हमने बता दिया, जीन में प्रॉब्लम है, जीन का करेक्शन कर दो तो सॉल्यूशन हो जाएगा। यही हमारे पास में सॉल्यूशन है जेनेटिकल डिजीज के। मैंने कहा कैन बी क्योर्ड है, ये 2 काम कर देंगे। अगर आपको कह दें व्हाट इज द, देखिए एग्जाम में लैंग्वेज कैसे भी आ सकती है क्वेश्चन की, तो आप बता दें राइट द 2 सॉल्यूशंस टू क्योर द जेनेटिकल डिजीज, ये आ गए, है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातों के बारे में। अब मैं बात कर रहा हूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी कितने टाइप की होती है, बिल्कुल सिंपल सा आप समझ जाएंगे। यहां पर अपने टाइटल डाल देते हैं टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, यहां पे लिख देते हैं टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। चलिए, जीन थेरेपी के 2 टाइप्स होते हैं। यहां पर मैं 2 ब्रांच बना देता हूं, क्लासिफाई कर देता हूं। 2 तरह की होती है जीन थेरेपी। पहली है सोमेटिक जीन थेरेपी, दूसरी होती है जर्म लाइन जीन थेरेपी। सोमेटिक, यहां पर हमने लिख देते हैं सोमेटिक जीन थेरेपी, सोमेटिक जीन थेरेपी, और दूसरी है जर्म लाइन जीन थेरेपी। एक्चुअल में तो इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, नाम खुद ही बता रहा है, सोमेटिक एंड द जर्मिनल। आप जानते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द सेल्स इन आवर बॉडी और इन द प्लांट्स, दैट इज द सोमेटिक सेल एंड द जर्मिनल सेल। हिंदी में कहते हैं कायिक कोशिकाएं और जननिक कोशिकाएं। अंडाणु तथा शुक्राणु, स्पर्म एंड ओवम आर कॉल्ड एज द जर्मिनल सेल्स कहलाते हैं। और रेस्ट ऑफ द बॉडी के सेल्स क्या होती है, उसको हम सोमेटिक सेल बोलते हैं। कायिक कोशिकाएं कहते हैं जो हमारी काया बनाती है, जो हमारी बॉडी को बना रही है, जो हमारी काया बना रही है, उसको हम कहते हैं कायिक कोशिकाएं कहते हैं या सोमेटिक सेल्स कहते हैं। जो मैं बात बता रहा हूं इसी में इसके टाइप समझ में आ जाएंगे, है ना। हमारी काया बनाने वाली कोशिकाओं को कायिक कोशिकाएं कहते हैं, सोमेटिक सेल कहते हैं। और शुक्राणु तथा अंडाणु, स्पर्म और ओवम को हम क्या बोलते हैं, जर्म लाइन सेल्स कहते हैं या जर्मिनल सेल्स कहते हैं। जननिक कोशिकाएं हैं, नाम खुद बता रहा है, जननिक कोशिकाएं, जनन कराने वाली कोशिकाएं। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय द मीन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, इसलिए इसको बोलते हैं जननिक कोशिकाएं। अब आप सोचें कि एक आदमी का जन्म हुआ और उसके बाद में बूढ़ा होकर मर गया, शरीर को जला दिया है। आपने जलाया क्या है, उस व्यक्ति की काया को, यानी कि सोमेटिक सेल को आपने जला दिया है। लेकिन स्पर्म कहां गया, उसका नेक्स्ट जनरेशन में चला गया। सोमेटिक सेल्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा रही है, नेक्स्ट जनरेशन में कौन जाती है, जर्मिनल सेल से जाती है। ये क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। सोमेटिक सेल्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जा रही है, नेक्स्ट जनरेशन में कौन जा रही है, जर्मिनल सेल जा रही है। इस सब कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, आगे की कहानी समझ में आ जाएगी। पहली बात, हमने ट्रीटमेंट किया, वही ट्रीटमेंट जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ट्रांसप्लांटेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ द जीन्स, या हम कहते हैं रिमूवल ऑफ द जीन। ये आप किस में कर रहे हो, कौन सी सेल में? अगर आप ये जीन थेरेपी इसमें कर रहे हो, सोमेटिक सेल में, तो हम उसको बोलेंगे सोमेटिक जीन थेरेपी। और स्पर्म या ओवम जर्मिनल सेल में कर रहे हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, जर्म लाइन सेल कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर सोमेटिक में क्या किया हमने, करेक्शन किस में किया, तो हम लिख देंगे इसमें जीन करेक्शन। इफ जीन करेक्शन इज कैरिड आउट, अगर हमने कर दिया किसी पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए जीन करेक्शन, इफ जीन करेक्शन इज कैरिड आउट इन किसमें, सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स में किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोमेटिक जीन थेरेपी। नाम तो खुद ही तो बता रहा है। यहां पर हमने क्या किया, इसमें हम कहेंगे जो जीन का करेक्शन है, अब मैं यहां पर थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, जीन का करेक्शन आपने किस में किया, आपने जीन का करेक्शन किया है जर्मिनल सेल्स में, जर्मिनल सेल्स में किया, तो नाम क्या हो गया जीन थेरेपी का, जर्म लाइन जीन थेरेपी।
शरीर की कोशिका में कर दें तब तो हो गया, सोमेटिक सेल में किया तो सोमेटिक जीन थेरेपी, जर्मिनल सेल में किया तो जर्मलाइन जीन थेरेपी। याद करने की बात ही नहीं है, लेकिन हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रही है साथ साथ में, वो क्या आ रही है? जब मैंने कहा कि सोमेटिक सेल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है, तो जीन थेरेपी का इलाज जब आप सोमेटिक कोशिकाओं में कहते हैं तो वंशांगति नहीं दिखाएगा, इट कैनॉट बी इनहेरिटेड। सच जीन थेरेपी है, उसका ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर व्यक्ति में ही होगा, उसकी अगली पीढ़ी में बीमारी हो सकती है, क्योंकि आपने इलाज किस में किया है? इलाज किया है कायिक कोशिकाओं में, सोमेटिक सेल्स में किया है, और सोमेटिक सेल आपको पता है कि वो अगली पीढ़ी में नहीं जाती है। तो इस प्रकार की जो जीन थेरेपी है वो कैसी होती है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नॉन इनहेरिटेड, अवंशांगत होती है। अवंशांगत, वंशांगति नहीं दिखाती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाती है। जीन थेरेपी आपने किस में की? स्पर्म और ओवम में। तो स्पर्म और ओवम तो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, तो ये वाला जो थेरेपी आप कर देंगे तो उससे नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, नेक्स्ट पीढ़ी, उसमें भी हो जाएगा। यानी कि ये वाले अगर जीन का करेक्शन किया आपने तो नेक्स्ट जनरेशन जाता है तो हम कहेंगे हेरिटेटेड, इनहेरिटेड। ये वाला जो ट्रीटमेंट है इनका हम कहेंगे इनहेरिटेंस हुआ, इसका इनहेरिटेंस हुआ, वंशांगत हुआ, ये वंशांगत है। नेक्स्ट में जरा गया एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, अगर तो यहाँ पे हमने कौन सी सोमेटिक सेल ली, कोई भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ केवल आपको, एक बोन मेरो। अगर आपने बोन मेरो, हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, हमारी लॉन्ग बोन्स है, उसके अंदर भरा रहता है पल्प जैसा पदार्थ, उसको हम बोलते हैं बोन मेरो। बोन मेरो में अगर आपने जीन का ट्रांसप्लांटेशन किया है तो वो व्यक्ति विशेष ही उपचारित होगा, नेक्स्ट जनरेशन में वो उपचार नहीं चल पाएगा। और अगर आपने ये जो जीन थेरेपी की है किस में कर दी है? आपने स्पर्म में एंड ओवम और अंडे में अगर आपने कर दी है तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रीटमेंट हो गया। सिंपल सा काम। आपको कहते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जीन थेरेपी? सिंपली द सोमेटिक जीन थेरेपी एंड द जीन थेरेपी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द सेल इन अवर बॉडी, द फर्स्ट इज द सोमेटिक सेल एंड अदर इज द जर्मिनल सेल। स्पर्म एंड ओवम आर कॉल्ड एज द जर्मिनल सेल, रेस्ट ऑफ द आवर बॉडी इज मेड ऑफ द सोमेटिक सेल। कई कोशिकाओं का हमारा शरीर बना होता है। इफ वी आर गोइंग टू करेक्ट द जेनेटिकल correction in the somatic cell, then this therapy is called as somatic gene therapy. If we are going to gene correction of the genes in the sperm and the ovum, then it is called the germline gene therapy. Sperm and ovum are transmitted from the one generation to another. That's why द जर्मिनल जीन थेरेपी क्या होती है? इनहेरिटेंस शो करती है, वंशांगत होती है, नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। लेकिन जब आपने कायिक कोशिकाओं में, अरे मेरे मान लेते हैं कि किसी पेशेंट के हाथ की स्किन की सेल में आपने कोई जीन डाल दी है तो वो व्यक्ति मरेगा, तो वो जीन भी एंड हो जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी नहीं। तो अवंशांगत होती है, बोन मेरो में करना या स्किन में करना, या हम कहते हैं फेफड़ों में कर देते हैं, लंग्स में कर देते हैं, तो ये वंशानुगत नहीं होती है। ठीक है ना। यहाँ पर एक एग्जांपल स्किन का भी लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। स्किन में जीन डाली है वो तो अगली नेक्स्ट जनरेशन में ये मर जाएगा, शरीर आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक और टर्म लिख रहा हूँ, जैसे हमने कहा टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, अब यहाँ लिख रहे हैं अप्रोच ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी की अप्रोच क्या है आप समझ जाएंगे। अप्रोच ऑफ जीन थेरेपी, कहना क्या चाह रहे हैं अपने कि जीन थेरेपी को कर कैसे रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। ऑन दिस बेसिस हम ये कहते हैं दो हमारे पास में अप्रोच है। पहला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स वीवो जीन थेरेपी, एक्स वीवो जीन थेरेपी, और यहाँ पे अपने सेकंड लिख देते हैं इन वीवो जीन थेरेपी। अब देखिए अप्रोच का मतलब ये हुआ कि आप जीन थेरेपी को किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए यहां मैंने बताया टाइप्स में जीन थेरेपी किस में कर रहे हैं,
सोमेटिक सेल में कर रहे हैं या जर्मिनल सेल में कर रहे हैं। दिस इज द टाइप्स ऑफ द जीन थेरेपी, कि जीन का करेक्शन किस सेल्स में किया, विच काइंड ऑफ द सेल इज ट्रीटेड और करेक्टेड, दैट इज द सोमेटिक सेल और द जर्म सेल। और हियर आई एम टेलिंग अबाउट द मेथड ऑफ द जीन थेरेपी। अगर जीन थेरेपी किसी रोगी के शरीर में डायरेक्ट कर दें प्राकृतिक रूप से, तो नाम हो जाएगा इन वीवो, लेबोरेटरी में करेंगे एक्स वीवो। एक बार पहले समझ लो, हमने कहा एक पेशेंट है, उसकी सेल को बाहर निकाला, लेबोरेटरी में निकालेंगे। एक पेशेंट है, उसके शरीर में से सेल्स को बाहर निकाल लिया, फिर सेल को लेबोरेटरी में ग्रो किया गया, बढ़ाया गया, और फिर उसमें जीन को डाल गया, और जब वो जीन डालने के बाद वो सेल सही हो गई, अब उसको पेशेंट में डाल दिया। तो ये सारा काम कहाँ हो रहा है? लेबोरेटरी में, आर्टिफिशियल मीडियम में। ऐसो कहते हैं एक्स वीवो जीन थेरेपी। और आपने क्या किया, एग्जाम्पल मान लेते हैं एक बार समझने के लिए। किसी रोगी के फेफड़ों में बीमारी है, लंग्स में। इफ ए पेशेंट हैज द प्रॉब्लम इन हिज लंग्स, तो हमने क्या किया, हमने जीन्स को डायरेक्ट उसके फेफड़ों में पहुंचा दिया, फेफड़े की सेल को बाहर नहीं लाए। वी जस्ट इंट्रोड्यूस ए फंक्शनल जीन into the lungs of that patient by the mean of virus। समझे बात को? किसी पेशेंट के लंग्स में प्रॉब्लम है, डिफेक्ट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डिफेक्टिव जीन, निष्क्रिय जीन के प्रभाव से फेफड़ों में कुछ प्रॉब्लम है, हम उस जीन को डायरेक्ट फेफड़े में पहुंचा दें। अब धक्का देकर तो नहीं डाल सकते, कैसे डालेंगे? वायरस की हेल्प से। एडिनो वायरस होता है, उस वायरस के साथ में उस जीन को लगा दो, और वायरस जब जाएगा श्वसन तंत्र में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इनहेलेशन के साथ, तो फेफड़ों के साथ चला जाएगा और रोग को हटा देगा। ये सारा प्रोसीजर कहाँ हुआ? प्राकृतिक माध्यम में, इन द नेचुरल मीडियम, इन द बॉडी ऑफ दैट पेशेंट, नॉट इन द लेबोरेटरी। तो हम कहेंगे इन वीवो जीन थेरेपी, और लेबोरेटरी में किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स वीवो जीन थेरेपी। तो ये हमें डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए। हम कहेंगे इसमें कि डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ जीन इनटू द डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ द जीन इनटू द पेशेंट। यहाँ पर एक लाइन में लिख देता हूँ, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट डिलीवरी किसकी कर रहे हो? डिलीवरी फंक्शनल जीन की, डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ फंक्शनल जीन किस में कर रहे हो? इनटू द पेशेंट, इनटू द पेशेंट डायरेक्ट डिलीवरी कर दी आपने फंक्शनल जीन की। सिस्टिक फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट इसी तरीके से करते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ आपको। सिस्टिक फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट ऐसे कर सकते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है ना, इसका ट्रीटमेंट ऐसे कर सकते हैं। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहा हूँ। उसके बाद में एक्स वीवो, यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसमें आप क्या करेंगे? जीन की डिलीवरी करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे? देखें आप, जीन डिलीवरी, या कहते हैं जीन डिलीवर्ड इनटू कल्चर्ड सेल, इनटू कल्चर्ड सेल, लेबोरेटरी के अंदर। कहाँ कर रहे हैं हम? लैब में काम हो रहा है। ये काम सारा का सारा काम हो रहा है लेबोरेटरी में हो रहा है, आर्टिफिशियल मीडियम में हो रहा है। और ये जो टेक्निक हम किस रोग के इलाज में काम में ले रहे हैं? ADA, एडिनोसिन डीएमिनेज डिजीज है, उसके ट्रीटमेंट में हम एक्स वीवो जीन थेरेपी को फॉलोअप करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस कैन बी क्योर्ड बाय द इन वीवो जीन थेरेपी एंड द ADA इज क्योर्ड बाय द एक्स वीवो जीन थेरेपी। और दोनों का ट्रीटमेंट हम कैसे कर रहे हैं? सोमेटिक जीन थेरेपी से। डिटेल में अलग से वीडियो आएगी, ADA की और सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हमने कंप्लीट पूरी एक वीडियो है, इसके अंदर आपको देंगे। तो यहाँ पे आपको एक बार समझ लीजिएगा, टॉपिक को समझेंगे तो नेक्स्ट वीडियो कनेक्टेड होगी। इसी वीडियो के आगे 2 पार्ट बना दूंगा ताकि एक लंबी न रहे। पहले में मैंने आपको बताया है जीन थेरेपी क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, और जीन थेरेपी कितने टाइप की होती है, और इसकी अप्रोच क्या है। अब
चूंकि मैंने आपको बताया देयर आर टू काइंड्स ऑफ अप्रोचेज ऑफ द जीन थेरेपी, दैट इज द एक्स विवो जीन थेरेपी एंड द इन विवो जीन थेरेपी. And now in the next video I am going to explain the detail of the ADA disease and then about the cystic fibrosis. ये नेक्स्ट वीडियो में आएगी तो आप उसको देखेंगे. टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है. मैं पहले से ही एक बात बता चुका हूँ, एक कोई भी आप टॉपिक शुरू करते हैं उसकी वीडियोस को आप सीक्वेंस में देखेंगे तो सारी वीडियो समझ में आ जाएगी. किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को बीच में से पिक करेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी. तो आप जब भी वीडियोस को देखें तो सीक्वेंस में देखें. इस टॉपिक से पहले की जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई है ग्रीन रिवोल्यूशन की, उसके बाद सेकंड वीडियो बनाई है जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ की, और ये है तीसरी है जीन थेरेपी की. और नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया अभी आपको आने वाली है एडीए डिजीज का क्योर कैसे करते हैं, मतलब एक्स विवो जीन थेरेपी एंड देन आएगा इन विवो जीन थेरेपी. आपस में ऑल द टॉपिक्स एंड द वीडियोज आर इंटरकनेक्टेड. सो इफ यू वांट टू learn about this all the application of the biotechnology, in that condition you have to watch the all videos into the sequential manner. अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा.